हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास लाए हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो इस पे 5 वंशों ने शासन किया था। इन 5 वंशों के नाम जान लेते हैं। ये 5 वंश कौन-कौन से थे और इनका क्रम जान लेते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश ने शासन करते हैं। उनके बाद खिलजी वंश, उनके बाद तुगलक वंश और उसके बाद जब देखा जाए तुगलक वंश के बाद सैय्यर वंश शासन करते हैं और अंत में बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में तोदी वंश शासन करते हैं। इन सभी शासकों या कह सकते हैं इन सभी वंशों को हम लोग बारी-बारी से इनका अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो हम लोग अभी गुलाम वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और दूसरा जो वंश है हम लोग खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। खिलजी वंश की देखी जाए तो आपको 3 क्लासेस मिल चुकी हैं। उसमें खिलजी वंश के बारे में बता दिया गया है। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि जो खिलजी वंश थे, आप कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे, उन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जो बलबन के सगे संबंधियाँ थे और जो अमीर तुर्क सरदार थे और उसके साथ ही साथ जो जलालुद्दीन के जो सहयोगी थे और या विश्वास पात्र थे, उनको भी उच्च पदों पे आसीन करते हैं। इन सब पदों पे आसीन करने के पश्चात देखा जाए तो जो बलबन का जो भतीजा था मलिक चच्चू, वो अपने साम्राज्य में कह सकते हैं कड़ा मानीपुर में विद्रोह कर देता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र अर्क अली खां को भेजते हैं। उन्होंने उस विद्रोह को दबाते हैं। उसके साथ ही साथ जो कड़ा मानीपुर का जो सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त करते हैं। ये आपकी कल की क्लास में बता दी गई थी और उसके साथ ही साथ आपको बताया गया था कि अगली क्लास जो होगी आखिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इतना करने के पश्चात कुछ सरदार इनके पीछे षड्यंत्र क्यों रच रहे थे, क्या कारण था, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। आखिर क्या कारण था कि उन्हें षड्यंत्र कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले बात थी जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी रणथंभौर विजय पे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। जब वो रणथंभौर जब ये रणथंभौर अभियान पे गए थे तो उस समय उनके साथ कुछ सरदार जो कह सकते हैं कि जो राजधानी क्षेत्र में रहते रहे थे, वो एक बार शराब या कह सकते हैं कि शराब की दावत करते हैं। आखिर अब आपको लग रहा होगा कि कुछ सरदार तो उनके साथ गए होंगे और यहाँ कुछ सरदार कैसे रह गए। देखा जाए तो जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए जाता है तो 70% जो सरदार होते हैं, सरदार व सेना कह सकते हैं, सरदार व सेना ये राजा के साथ जाती है। 70% सेना और सरदार और सेना वो राजा के साथ जाती है। बाकी जो 30% बचती है वो आपके जो राजधानी क्षेत्र रहता है या कह सकते हैं जहाँ पे वह शासक रहता है, उस क्षेत्र को देखरेख के लिए रखा जाता है, ताकि अगर दूसरा कोई राजा को पता चल जाए कि वह दूसरे साम्राज्य का आक्रमण करने के लिए गए हैं तो दूसरा सम्राट या दूसरा शासक उसके ऊपर आक्रमण कर देगा। इसी वजह से यहाँ 30% लोगों को रखा जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो 30% थे वही एक बार शराब की दावत करते हैं। जब कोई व्यक्ति देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर लेता है तो वो अपने दिमाग को कह सकते हैं कि एकदम शून्य तक ले जाता है या कह सकते हैं कि वो उसकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके अंदर जो भी कल्पनाएं चलती रहती है वह वही बोलना शुरू कर देता है। देखा जाए तो इन सब जो सरदार थे, जो 30% सरदार से उन्होंने वही रणनीति अपनाई। जैसे जब कह सकते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उम्र काफ़ी हो गई थी, वह वृद्ध शासक हुए, उनको हटा के अब कह सकते हैं कि जैसे जो ताजुद्दीन कूचा था, कौन थे? ताजुद्दीन कूच को कह सकते हैं, ताजुद्दीन कूच को वह अगला सुल्तान नियुक्त करना चाहते हैं। अगर जैसे आपको ना पता हो, जैसे जब कोई आपके दोस्त हों या कह सकते हैं आपके जो मित्र होंगे, अगर उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ रहेगा तो वो अगर मदिरा का सेवन कर लें तो वो जब आपके पास बैठेंगे तो वो ऐसी आपको बातें बताएंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जो उनके जो 30% सरदार थे उन्होंने भी यही रणनीति अपनाई कि चलो ठीक है, इन सभी को उच्च पदों पे आसीन होने के बावजूद भी वो कह सकते हैं कि जलालुद्दीन के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। इस वजह से वे किसको नियुक्त करना चाहते थे? ताजुद्दीन कूची को। ताजुद्दीन कूची कौन था? देखा जाए तो जब ये बलबन के शासनकाल में बात की जाए तो उस समय काफ़ी प्रभावशाली तुर्क सरदारों में से एक था।
कौन था? प्रभावशाली तुर्क सरदारों में से एक था बलबन के समय। इस वजह से इसको नियुक्त करना चाहते थे। जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को पता चलती है तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इन सभी को बारी बारी से बुलाते हैं और अपने बारी बारी से बुलाते हैं और उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं या उन्हें युद्ध के लिए भड़काते हैं। वो युद्ध के लिए ललकारते हैं। उसके बाद कहते हैं जैसे आप मजाक के तौर पे याद रखने के तौर पे, तो जलालुद्दीन ही कहते हैं कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं, क्योंकि मैं वही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हूँ जो अपने दम पे दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं दिल्ली को अपने अधिकार में किया था। ना किसी के वंशानुगत अधिकार से अपना सत्ता प्राप्त किया था, ना ही चुनाव के आधार पे और ना ही षड्यंत्र करके, बल्कि अपने शक्ति के दम पे अपने शक्ति के दम पे दिल्ली पे अधिकार किया हो। इस वजह से फिर वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को एक समझदार सरदार उनको समझाता है। उसके बाद वो शांत होते हैं। इतना सब करने के बाद जो ये साथ आते हैं वे सब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के साथ इतना करने के बावजूद भी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उनके साथ दयालुता का भाव रखता है। वह उन्हें दंड कह सकते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं देता है, बल्कि उनको 1 साल के लिए दरबार से निष्कासित कर देता है। क्या कहता है? केवल 1 साल के लिए दरबार से निष्कासित कर देते हैं इन सभी सरदारों को 1 साल के लिए दरबार से निष्कासित कर देता है। जलालुद्दीन इतना उदार स्वभाव का होने के बावजूद एक बार उन्होंने अपनी क्रूरता का परिचय दिए थे। किसके साथ? सीदी मौला के साथ। कौन थे? यहाँ ले कहते हैं सीदी मौला जो थे, सीदी मौला के साथ उन्होंने अपना क्रूरता का परिचय दिए थे। देखा जाए तो सीदी मौला जो थे ईरान के रहने वाले, ईरान के निवासी। कहाँ के थे? ये ईरान के थे। ईरान के एक फकीर थे। ये फकीर थे। क्या थे? ईरान से। ये कहते हैं सीदी मौला का संबंध कह सकते हैं कि ईरान से था, जो कि एक फकीर थे। फकीर होने के बावजूद ये आते हैं भारत में आप कह सकते हैं ये दिल्ली के करीब बस जाते हैं। दिल्ली के पास या दिल्ली में निवास करने लगते हैं। ये जब दिल्ली में निवास करने लगते हैं तो ये काफ़ी, कुछ लोगों का कहना है ये बहुत ज़्यादा अमीर थे या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रईस थे। रईस होने की वजह से इनके पास अत्यधिक धन था, इस वजह से ये रईस थे। और साथ ही साथ इनके यहाँ रोज़ाना कह सकते हैं कि रोज़ाना हजारों व्यक्तियों का भोजन होता था। हजारों व्यक्तियों का इनके यहाँ रोज़ाना भोजन होता था। और साथ ही साथ कुछ लोग को यह भी कहना था कि ये जादू तंत्र या टोटका ऐसे कोई विधा जानते थे। इन सब के जानने के बाद और देखा जाए तो इनके अनुयायी की संख्या रोज़ाना दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। और इसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो जलालुद्दीन का सबसे बड़ा पुत्र खान खाना था, वह भी फखरुद्दीन ये सीदी मौला के अनुयायी था। किसका? सीदी मौला था, वो भी अनुयायी था। उसके साथ देखा जाए तो जो कुछ सरदार थे, कुछ सरदार ने खान खाना की शादी किससे कर देते हैं? नासिरुद्दीन जो थे, नासिरुद्दीन के पुत्री के साथ सीदी मौला का शादी कर देते हैं या विवाह कर देते हैं। विवाह कर लेते हैं और उसके बाद सरदारों द्वारा अफवाह फैला दी जाती है कि वे राज सिंहासन पे आसीन होना चाहते हैं। राज सिंहासन चाहते हैं। क्या हुआ? सरदारों ने अफवाह फैला दी कि वे जब नासिरुद्दीन की पुत्री से शादी कर लेते हैं, देखा जाए तो वंशानुगत अधिकार किसको हो गया? नासिरुद्दीन की पुत्री से जब कोई शादी कर लिए तो वंशानुगत अधिकार किसका हो गया? वंशानुगत अधिकार सीदी मौला का हो गया। और ये षड्यंत्र की बात, जब ये शादी हो गई, नासिरुद्दीन की पुत्री के साथ शादी हो गई, तो वह सिंहासन पर आसीन, ये सूचना राजा को मिल जाती है। इसको जलालुद्दीन फिरोज का मिल जाती है। जलालुद्दीन फिरोज शाह उनको अपने दरबार में कह सकते हैं, दरबार में उपस्थित होने के लिए कहते हैं। लेकिन सीदी मौला ने कहते हैं कि वह राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीति में हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। सीदी मौला कहते हैं कि राजनीति में हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इस वजह से वे साम्राज्य में उपस्थित या कह सकते हैं दरबार में उपस्थित नहीं होते। इसी से क्रोधित होकर
इससे क्रोधित होकर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने उसकी हत्या करने का आदेश दे दिया, कहते हैं उसके वध करने का आदेश दे जाते हैं। जब ये आदेश मिल जाता है तो जो कह सकते हैं कि जो अन्य विरोधी विरोधी धार्मिक थे, अन्य विरोधी धार्मिक थे, धार्मिक लोग थे, उनके ऊपर खंजर घोंप दिया। किसके ऊपर खंजर घोंप दिया? सीदी मौला के ऊपर उन्होंने खंजर घोंप दिया। जो अन्य विरोधी जो थे, कहते हैं जैसे जब इनका सीदी मौला का वर्चस्व बढ़ने लगा तो जो अन्य जो धार्मिक लोग थे उनका वर्चस्व घटने लगा। जब उनको जब राजा ने, कह सकते हैं जलालुद्दीन ने इनको मृत्यु की सजा दे दी तो ये उन्होंने जो अन्य विरोधी थे उनके ऊपर छोरा घोंप दिए। और उसके साथ साथ जो अर्क अली खां थे उन्होंने इसको हाथी के नीचे हाथी से कुचलवाने का आदेश दे दिया है। किसको? सीदी मौला को हाथी से कुचलने का आदेश दे दिया है। इस प्रकार देखा जाए तो सीदी मौला की मृत्यु हो जाती है। जब सीदी मौला की मृत्यु हो जाती है तो बर्नी अपने पुस्तक में लिखते हैं। देखिए बर्नी अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं? उस समय जबरदस्त आंधी आती है। जब सीदी मौला की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात 1 दिन या 2 दिन बाद साम्राज्य में काफ़ी तेज आंधी आती है और बहुत जोर से वर्षा होती है। और काफ़ी तेज वर्षा होने के पश्चात उस साम्राज्य में, कह सकते हैं दिल्ली में, अकाल पड़ जाता है। बहुत से व्यक्तियों ने यह विश्वास कर लिया कि ये दुर्घटना, देखा जाए तो ये दुर्घटना उसी वजह से हुई क्योंकि जो सीदी मौला थे उनकी मृत्यु के कारण हुई थी। शायद उन लोगों को भौगोलिक ज्ञान नहीं था, नहीं तो हो सकता है कि जो अल नीनो या ला लीना की घटनाएं होती हैं काफ़ी समय बाद होती हैं। इस वजह से वो वही समय रहा होगा कि वे घटनाएं हुई होंगी। इस वजह से उनको भौगोलिक ज्ञान नहीं होने की वजह से वे वही कारण मान रहे थे। और दुर्भिक्ष वास्तव में इतना भयंकर था कि अन्य का भाव, आप कह सकते हैं जो अन्य का था भाव, एक जीतन हो गया था। एक जीतन में कितने मिलता था? प्रतिशत तक पहुँच गया था। और बड़ी संख्या में लोग यमुना नदी में डूबकर अपने प्राण दे दिए हैं। देखा जाए तो कुछ कहना है कि जो सीदी मौला की मृत्यु पश्चात ये घटनाएं होती है, जबरदस्त आंधी आती है, काफ़ी तेज़ वर्षा होती है और अकाल पड़ जाता है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि काफ़ी ये दुर्भिक्ष वास्तव में भयंकर होता है। और उस समय अनाज का दाम एक जीतम बराबर 1 शेर तक पहुंच गया था और कुछ लोगों ने यमुना नदी में अपने प्राण त्याग देते हैं। आगे देखते हैं, आगे जैसे चंगेज खां के वंशज थे, चंगेज खां के वंशज देखते हैं ना। चंगेज खां के एक वंशज जो थे उलुग खां, कौन थे? उलुग खां। ये 4,000 समर्थकों के साथ जलालुद्दीन फिरोज शाह के, और यहाँ लिख दें फिरोज शाह के शासनकाल या साम्राज्य में उपस्थित होते हैं। साम्राज्य में उपस्थित होते हैं। और वे इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ उलुग खां जो थे, उलुग खां के साथ जो अंग्रेज सरदार थे, उलुग खां के साथ अपनी कौन, यहाँ जलालुद्दीन ने अपने पुत्री का विवाह कर देते हैं इनके साथ। जलालुद्दीन ने उलुग खां के जो सरदार थे उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं तथा जो सरदार थे तथा उनके जो सहयोगी थे, कह सकते हैं कि जो अन्य सरदार थे, उनको दिल्ली में बसने की इजाज़त दे देते हैं। जब इन्हें इजाज़त दे देते हैं वही कहलाते हैं नए मुसलमान, कह सकते हैं। मंगोल जो होते हैं, कह सकते हैं जो चंगेज खां थे ये मंगोल थे, इन्हें नए मुसलमान कहा जाने लगा या नए मुसलमान कहा जाने लगा। इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। किसे कहा जाएगा? जो चंगेज खां के उलुग वंश थे उनको नवीन मुसलमान कहा जाने लगे, जो अपने 4,000 समर्थकों के साथ हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह के साम्राज्य में आते हैं। वे दिल्ली के किनारे या दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में निवास करना चाहते थे। इस प्रकार जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का उनके साथ विवाह करते थे। उसके बाद उन्हें परमिशन दे देते हैं कि आप दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं।
कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु कैसी होती है, उसका मृत्यु का कौन कह सकते हैं कि जिम्मेदार था, ये आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।